नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एम डी धीवर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब आप लोग डीएलएड का कोर्स करते हो तो आपको पता होगा कि डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकंड ईयर दोनों वर्ष आपको स्कूल इंटर्नशिप के लिए स्कूल जाना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल। और इस स्कूल इंटर्नशिप के जाने के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे फाइल प्रोजेक्ट कार्य बहुत सारे आपको बनाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको दो फाइलें जो है वो किस प्रकार से बनानी है। तो जो सबसे पहला फाइल है वो बेस्ट प्रैक्टिस की फाइल है और दूसरा जो फाइल है वो प्रोजेक्ट कार्य का फाइल है। इन दोनों फाइलों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये वीडियोस बनाने का मेरा मोटिव ये है कि आपको इन दोनों फाइलों के बारे में जानकारी हो। लेकिन आप एक बात याद रखिए, ये फाइल को आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ये केवल और केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। तो जो सबसे पहला फाइल है वो बेस्ट प्रैक्टिस की फाइल है। अब ये बेस्ट प्रैक्टिस की फाइल होते क्या है ये जान लीजिए। सबसे पहला, जब आप स्कूल इंटर्नशिप में स्कूल जाते हो तो आपको पता ही होगा कि आपको पढ़ाने पड़ते हैं स्कूल में, और पढ़ाने के दौरान कि किस प्रकार से आप नए तरीकों के माध्यम से बच्चों को नए ज्ञान दिया, नए सिखाया। जैसे कि होता है ना, आप लोगों ने अनेक वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि कईयों टीचर ऐसे होते हैं जो कुछ नए नए तरीकों से पढ़ाते हैं, जैसे कोई डांस करके पढ़ा देते हैं, कोई खेल खेल में पढ़ा देते हैं। तो उसको हम बेस्ट प्रैक्टिस, उसको नवाचार भी कह सकते हैं कि आप कौन से ऐसे नए तरीके हैं जिसके माध्यम से आपने बच्चों को अच्छे से सिखाने में मदद, अर्थात बहुत आसानी से उसको सिखा दिए। तो इस प्रकार से आप अगर कोई नया तरीका इजाफ किए हो, अर्थात नए तरीके से बच्चों को पढ़ाते हो, तो इसको नवाचार कहते हैं। तो इसी प्रकार से खोजबीन के माध्यम से आपको फाइल बनाने पड़ते हैं और आपकी सोच शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो बेस्ट प्रैक्टिस की फाइल है वो बनानी है आपको। और एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिस का फाइल बनाओ। और जो दूसरा होता है वो प्रोजेक्ट कार्य होता है। प्रोजेक्ट कार्य अर्थात ऐसा, जब आप स्कूल इंटर्नशिप में जाते हो तो आप अपने स्कूल में एक टीचर के रूप में आप स्कूल को किस प्रकार से देखते हो, अर्थात वहाँ की समस्याओं को किस प्रकार से आप अवलोकन करते हो, और अवलोकन करने के बाद उस समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करते हो। अर्थात समस्या अनेक प्रकार से हो सकती है कि आप जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसको किस प्रकार से लागू कर सकते हो, या एक समस्या ये भी आ सकती है कि बच्चे पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा, तो आखिर क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है, बच्चे अगर स्कूल से भाग जाते हैं, पढ़ते नहीं है, तो क्यों नहीं पढ़ते हैं। आखिर बच्चे अगर फेल हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग विषय को लेकर के आपको प्रोजेक्ट कार्य बनाने पड़ते हैं, अर्थात प्रोजेक्ट की जो फाइल होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो मैंने जो बनाया था उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस को जो फाइल है उसको किस प्रकार से बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये केवल और केवल नमूना है, इसको कॉपी आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, अपने तरीके से बनाइएगा तो आपकी जो स्किल है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ पाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से देख लेते हैं सबसे पहला बेस्ट प्रैक्टिस। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम जिस फाइल की बात करेंगे वो है बेस्ट प्रैक्टिस फाइल के बारे में। अगर आप डीएलएड सेकंड ईयर में रहते हो और स्कूल इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे फाइल्स बनाने पड़ते हैं। उनमें से एक जो फाइल है वो है बेस्ट प्रैक्टिस की आपकी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपको फ्रंट पेज बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। मैं जो बनाया हूँ वो टोटल ये वाला जो है ना वो कंप्यूटर के द्वारा टाइपिंग किया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो फ्रंट पेज को सिर्फ टाइपिंग करा लीजिएगा। इस प्रकार से जो ये फ्रंट पेज है उसको सिर्फ आपको टाइपिंग कराना है, बाकी आप अपने हाथ से ही लिख सकते हैं जो भी अपने हैंड राइटिंग है उसमें। ठीक है, सबसे पहले अगर देखना चाहो तो देख लीजिएगा। सबसे पहले ऊपर में जो आपके कॉलेज के नाम रहेगा वो लिखना है, नीचे में फिर जिला लिख लीजिएगा। बाद नेक्स्ट में लिखना है वो बेस्ट प्रैक्टिस जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है वो लिखना है। उसके बाद आपका क्लास जो है वो और सत्र जो रहेगा वो लिखना है। केवल और केवल एक ही पेज में अपना फ्रंट पेज बनाना है। उसके नीचे में जस्ट आपको क्या करना है, ये देखिए नीचे में जो आपका मेंटर का नाम रहेगा वो लिखना है उसमें। ठीक है, जो भी कॉलेज वगैरह का नाम रहेगा वो लिखना है मेंटर का। उसके बाद जो आपका नाम रहेगा वो लिखना है। ठीक है, कौन सी ईयर में आओ, फर्स्ट ईयर में रहोगे तो फर्स्ट ईयर लिखना है, सेकंड ईयर में रहोगे तो सेकंड ईयर लिखना है। उसके बाद देखिए आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप लोग बेस्ट प्रैक्टिस लिखोगे तो फ्रंट पेज में ये टॉपिक आपको लिखना है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस का। उसके बाद एक बात आप लोग याद रखिए, आपको इसका कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये वाला जो मेरा बेस्ट प्रैक्टिस का है उसको आपको केवल और केवल पेन से, हाथ से आपको नोट्स लिखने हैं। ठीक है, जो फाइल है हाथ से बनाने हैं अर्थात पेन से लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या क्या लिखे थे वो देख लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस से तात्पर्य है कि शाला में किसी विषय की अवधारणा से संबंधित किया गया कोई भी ऐसा नवाचार जिससे उसका अध्यापन अपेक्षाकृत सरल हो जाए, साथ ही शालेय विद्यालय को भी उसका लाभ हो, उन्हें उस अंश को समझने में अपेक्षाकृत सरल हो। मेरा शाला अनुभव कार्यक्रम में प्रथम चरण का अनुभव मेरे लिए बहुत ही संघर्षमय रहा, क्योंकि जो मैंने करने की सोचा था वो समय आते ही बदल जाता था। बहुत समय तो सर्वे के काम में चला गया, फिर भी हमने करने की ठानी कि कम समय में ही हमने कुछ अच्छा करेंगे। अपना प्रयास जारी रखा और मैंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन के बारे में भी सिखाने का विचार रखा। बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान कभी भी बाहर निकल जाते थे, बावजूद उनके कि कक्षा में शिक्षक मौजूद रहते। कभी भी कक्षा में हल्ला करते, बच्चे आपस में झगड़ा करते, बिना पूछे कक्षा में आना और किसी भी कक्षा में शिक्षक के दौरान भीतर चले जाते। इन सभी बातों को देखते ही मन में बहुत बुरा असर पड़ता था कि बच्चे ऐसा हरकत क्यों करते हैं। थोड़ा सा भी अनुशासन की बात उनके मन में समाहित नहीं है। फिर भी मैंने इस अवसर को छोड़ना ना चाहा कि बच्चे को ऐसा ही छोड़ दिया जाए।
एक योजना बनाई जिससे कक्षा में बच्चों को अनुशासन से संबंधित जानकारी प्रेषित करना था। समय हमें बहुत कम मिला था कि हम कक्षा में प्रवेश करें, क्योंकि शाला में पहले से ही बीएड वाले छात्राध्यापक कार्यरत हैं। हमने उनसे समय की मांग की कि हमें भी कक्षा में इस बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने हैं। अतः उन्होंने हमें समय दिया कि हम भी कक्षा में अपना काम कर सकें। वैसे ही हमने प्रधानाध्यापक से अनुमति ले ली थी। अब समय था कि अपने योजना को बच्चों में लागू करने का, और हमने अपना काम करने के लिए कक्षा में गए, जो कक्षा 6वीं था। हम चाहते थे कि योजना का शुरुआत शुरू की कक्षा से ही करें और कक्षा में बच्चे से परिचय देते हुए बात करने लगे। कुछ ही देर में बच्चे हमें समझने लगे और तय हो गया था कि बच्चे से हम अपना योजनाबद्ध तरीके से बात रख सकें, और उनसे कहा कि हम पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसे काम करना होगा जिसमें हमारे द्वारा किसी को भी कोई परेशानी ना हो। बच्चों ने हाँ में हाँ मिलाया और उनसे निम्न व्यवहारिक बातों का पालन करने को कहा जो कक्षा से संबंधित थे। तो मुख्य जो बातें हैं उनको देख लीजिए। पहला, हम जो भी विषय पढ़े उसमें से कोई भी सवाल और आगामी पाठ पढ़कर उसमें से कठिन प्रश्न को घर से तैयार करके आने हैं और शिक्षक से उसका उत्तर पूछना है। दूसरा, कक्षा में किसी भी बच्चों को पढ़ाई के समय हल्ला नहीं करने चाहिए, क्योंकि दूसरे छात्र का भी ध्यान भटक जाता है। तीसरा, कक्षा में यदि शिक्षक है तो बिना पूछे अंदर नहीं आना है। चौथा, कक्षा में प्रवेश करने से पहले अपना सारा काम करके आने चाहिए, जिससे बीच में कक्षा छोड़कर जाने न पड़े। पाँचवा, यदि कक्षा में हो और बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाएं, शिक्षक से अनुमति लेकर बाहर जाएं। उसके बाद देखिए, अतः इतना बात बच्चों के बीच में रखा क्योंकि बच्चों को थोड़ी सख्ती देनी भी आवश्यक थी, और इन बिंदु को तुरंत ही लागू करने की बात कही गई, और बच्चों को बाकी बचे समय में हिंदी विषय का मेरा नया बचपन पाठ पढ़ाया। बच्चों को इतना पसंद आया कि बच्चे सभी कहने मानने और हिंदी विषय मुझसे पढ़ने की आग्रह किया। मैं इस पल को देखकर कुछ समय के लिए इतना प्रसन्न हुआ कि बच्चे मुझे स्वीकार किए और मुझसे अपना कक्षा पढ़ने के लिए मुझसे आग्रह किए। फिर मैंने प्रधानाध्यापक से बात कर कक्षा में हिंदी विषय पढ़ाने के लिए कहा और लगातार अवसर को बहुमूल्य समझकर बच्चों से अंतःक्रिया किया। आज सभी बच्चे उस बिंदु को पालन करते हैं और सभी शिक्षक को सम्मान करते हैं। यह बस मेरा एक छोटी सी प्रयास का प्रतिफल है कि बच्चों में दिखाई गई। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि बच्चे मुझसे अपना बात कह पाते हैं और मैं उनकी पढ़ाई में थोड़ी सा ही सही सहायता कर पाता हूँ। बच्चे मेरे शाला से जाने के बाद सुनकर भावुक हो गए और इतना चाहत बन गई थी कि बच्चे हमसे बिछड़ना भी नहीं चाहते थे। हम उनसे जल्दी से मिलने की बात कही और हर शुक्रवार और शनिवार उनसे मिलने भी जाया करते थे, जब तक शालानुभव कार्यक्रम द्वितीय चरण शुरू ना हो जाए। शालानुभव के समय कार्य तो बहुत से किए, किंतु यह मेरे लिए शालानुभव कार्यक्रम का सबसे बड़ा अभ्यास रहा जो छोटी कक्षा के बच्चों से मैंने किया। प्रयास रहेगा कि और भी सभी अवसर जो मुझे प्राप्त होंगे इससे भी बढ़कर और बड़े-बड़े काम मैं बच्चों के लिए करूँगा, जिससे बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके। तो आपका जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो इतना ही था, 1-2 पेज में आपका हो जाएगा, 2-3 पेज में लगभग। और नीचे में जो आपको लिखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो नीचे में लिखना है, आपका जो मेंटर रहेगा उसको लिखना है, उसके बगल में आप प्रशिक्षार्थी करके आपका नाम जो रहेगा वो लिख लेना है। इतना ही सिर्फ करना है, ठीक है। और एक बात विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो फ्रंट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस प्रकार जैसे ही आप ऊपर में टॉपिक लिखोगे, हर पेज में आपको कम से कम एक, इस प्रकार जब स्कूल जाओगे तो बच्चों से एक अपने सेलफोन से फ़ोटो खींच सकते हो आपके प्रोजेक्ट कार्य के लिए। ऐसे फ़ोटो खींच के लगाओगे तो बाकी जो बनाएंगे प्रोजेक्ट कार्य उनसे आपका सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ बता नहीं रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, आप एक्सप्लेन करने के साथ साथ उनको इमेजेस भी दिखा रहे हो, मतलब उनको लॉजिक समझ में आएगा अच्छे से कि हाँ वाकई में इन्होंने किया बोल के, ठीक है। इस प्रकार से करोगे तो रोचक और बाकियों से आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, इसलिए आपको ये सारा चीज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा देखना चाहो तो ये देख लीजिए, ऐसे खाना वाना वगैरह जो खाते हुए वैसे भी आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो, अपने जो फाइल है उसमें लगा सकते हो। तो इतनी सारी बातें आपको करने थे। चलिए तो इसके बाद देख लेते हैं आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है उसको किस प्रकार से आपको लिखने हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि आपको प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहला देखना चाहो ना, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका जो रहेगा वो देखिए, सबसे पहला आपका रहेगा ये सामान्य परिचय करके डालना है, ठीक है। जो आपका जो भी डिटेल रहेगा वो सारा चीज़ लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है उसको देख लीजिए, ये जो दूसरा पॉइंट है वो भूमिका अर्थात प्रस्तावना जो दिया है उस तरीके से आपको लिखना है। और इसमें क्या लिखना है प्रस्तावना में वो देख लेते हैं। सबसे पहला, शिक्षा से उद्देश्य जीवन चलने वाली प्रक्रिया है तथा विद्यालय एक लघु समाज है जिसे समाज की इकाई के रूप में हमें जाना जाता है, जहां हमारे बच्चे औपचारिकता के पाठ सीखने के लिए जाते हैं। वक्त के साथ साथ मानव मन की आवश्यकता बढ़ती है, जिसके साथ उद्देश्य बदलता है, तो शिक्षण की विषय वस्तु, शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन में भी परिवर्तन करना पड़ता है। वर्तमान में शिक्षा को एक सहज प्रक्रिया के रूप में माना जा रहा है। बालक खेल खेल में एवं आनंददायी वातावरण में सीख सके, इसके लिए पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ पूर्व कक्षा के पाठों से संबंधित रहता है।
पाठों में मूल्य शिक्षा, सद्भावना, पर्यावरण संरक्षण तथा राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को बताने का भी सार्थक प्रयास किया जाता है। इन सभी प्रकार की सुविधा सुलभ होने के बाद भी सरकारी स्कूल के बच्चे गैर सरकारी स्कूल में बच्चे से ज़्यादा होशियार नहीं हो पाते। आखिर क्या कारण है कि सर्व सुविधा युक्त होने के बाद भी शासन द्वारा चलाई जा रही स्कूलों में बच्चों की शिक्षा के प्रति कोई भी गंभीरता क्यों नहीं? ये जो मैं करके नाम दिया, ठीक है, वहाँ पास अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं अपने सहपाठी के साथ कुछ अवलोकन, प्रयोग तथा शोध के माध्यम से उन सभी समस्याओं के तह तक जाने का प्रयास करेंगे। आपके प्रोजेक्ट कार्य का सार्थक मतलब ये रहता है कि आप स्कूल में रहते वक्त एक शिक्षक के रूप में वहाँ कौन कौन सी समस्या आ रही है और उस समस्या का समाधान आप कैसे करते हो, इस प्रकार से उसको आपको जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है वो लिखना है। तीसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है देख लीजिए, जो आप प्रकरण चुनोगे उसके बारे में। तो प्रकरण के चुनाव का कारण, आवश्यकता, ठीक है, अर्थात जो समस्या आप स्कूल में है उसको चुनोगे तो उसका कारण को लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कि आखिर उसको चुने क्यों हो। विद्यालय समाज का एक लघु इकाई है। इसमें बच्चों को सर्वांगीण विकास किया जाता है। बच्चे जब बहुत छोटे रहते हैं अपने समाज का भाषा, मातृभाषा सीखते हैं तथा स्कूल जाते हैं तो वह समाज के साथ साथ अन्य भाषा भी सीखते हैं, जिसमें बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त होता है। और एक बच्चा का संपूर्ण काल होता है कि बच्चा का कक्षा पहली में पंजीकृत होता है, तब से उसका औपचारिक शिक्षा का काल भी शुरू हो जाता है। बच्चा इसके बारे में अनभिज्ञ है कि उसने जीवन में ये सब क्या होने वाला है, वो क्या सीखने वाला है, किंतु माता पिता समाज के द्वितीयक रूप में स्कूल में विश्वास के साथ भेजते हैं कि उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराकर उसका कम कीमत में पढ़ाई हो सके। लेकिन सरकारी स्कूल में माता पिता के विश्वास को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, जिससे माता पिता का आर्थिक समस्याएं उनके बच्चों को ठीक से सुविधा न देने के कारण सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है। लेकिन उनकी मनसा टूट जाती है, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी सुविधा सरकार द्वारा देने के बाद भी बच्चे की सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता और बच्चे कमजोर ही रह जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि इस स्थिति सरकारी संस्था में आती है? इसका कारण जानने के लिए सरकारी स्कूल की शिक्षा प्रकरण का चुनाव करना पड़ा। चौथा पॉइंट में देखना चाहो तो ये देख लीजिए। चौथा पॉइंट आपको ये डालना, उद्देश्य, ठीक है। तो उद्देश्य में क्या लिखा गया है ये देख लेते हैं। पहला, बच्चों की उचित शिक्षा से संबंधित हो रही रुकावटें को दूर कर सफल शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल को प्रेरित करना। दूसरा, बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराना। तीसरा, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा को उचित स्थान तक पहुंचाना। चौथा, छात्रों के जीवन को उनकी मूलभूत जरूरतों को जो सरकार द्वारा पूरा करने को दी जाती है प्राप्त करना। पांचवा, बच्चों के जीवन से शिक्षा के नाम पर हो रही उत्पीड़न को रोकने हेतु प्रयास करना। छठा, छात्रों के जीवन में पढ़ाई के नाम से आ रही बाधाओं को समाप्त करना। बच्चों प्रशासन के द्वारा दी जा रही लाभ को बच्चों तक पहुंचाना। और ये पांचवा पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। क्रियान्वयन की विधि संक्षेप में, किस प्रकार से आप उनको क्रियान्वित करोगे इसके बारे में। क्रियान्वित अर्थात यह है कि उसको लागू करोगे। विद्यालय में हो रही एक प्रकार से छात्रों के ज्ञान के विरुद्ध में अनहित को रोकने के लिए अपने आसपास के सभी शिक्षकों को छात्रों के हित में विचार करने की सलाह समाज द्वारा पालकों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के पालक नियमित रूप से बैठक लेकर कोई भी परेशानी की चर्चा शिक्षक पालक संघ बैठक के रूप में समस्या का निदान कर सकते हैं। हम छात्राध्यापकों को चाहिए कि हम सभी जिस शाला में शालानुभव कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं बच्चों के हित में लगन से कार्य करें, जिससे नौ पीढ़ी के जीवन में सुधार आ सके और बच्चों के अनहित में कार्य करने वाली शिक्षकों को उचित कार्यवाही की जा सके। उसके बाद छठा पॉइंट आपको जो लिखना है वो देख लीजिए। अवलोकन तथा आंकड़ों का एकीकरण। शालानुभव कार्यक्रम के दौरान सर्वे का कार्य करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें खासकर सरकारी स्कूल को ही लक्ष्य में शामिल किया गया। तभी से हमने सरकारी स्कूल के अवलोकन के दौरान कई आंकड़ों एकत्र किए, जिसमें स्कूल प्रभारी के साथ साथ शिक्षक बच्चों के आंकड़ों को भी एकत्र किया। उसके बाद सातवां पॉइंट जो आपको लिखना है देख लो, आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है। सातवां, सर्वे कार्यक्रम के दौरान गांव का घर घर जाकर सर्वे किया, जिसमें पूरे गांव में सिर्फ 20 घरों में सर्वे किया गया था। सर्वे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षण स्थिति का पता करना था। इस सर्वे में सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों से संबंधित जानकारी प्राप्त हुआ, जिसमें कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल के बच्चों को जो सवाल हल करने को दिया गया था तो वो मुश्किल से हल कर पाते थे, जबकि कक्षा 5वीं के निजी स्कूल वाले बच्चे उसी प्रश्न को कुछ ही समय में हल कर देते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने सर्वे कार्यक्रम के दौरान सरकारी और निजी स्कूल के बच्चों में सरकारी स्कूल में सरकार द्वारा सर्व सुविधा युक्त शाला में होने के बाद भी निजी स्कूलों के मामले में निम्न स्तर की पढ़ाई होती है। उसके बाद देखिए, गणना व संख्या, संभावित अनुवर्ती कार्यवाही। मैं तथा सहयोगी मिलकर एक ही नहीं बल्कि 3 गांव में सर्वे किया, जिसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के सरपंच तथा शाला प्रमुख को युक्त सर्वे का परिणाम का हवाला देते हुए गांव की शिक्षण दशा में सुधार लाने तथा बच्चों की भविष्य को सही दिशा देने हेतु उचित कार्यवाही करने के सुझाव दिया। उसके बाद 9वां पॉइंट्स क्या लिखना है आपको ये देख लीजिए। उसके बाद 9वां जो पॉइंट रहेगा वो देख लीजिए। प्रोजेक्ट पूरा करने में किन किन के सहयोग लिए गए, कि सामाजिक पृष्ठभूमि जो लिखा गया उसके बारे में।
सामाजिक व्यक्तित्व के धनी समाज के प्रति मूल विचार प्रकट कर सकते हैं है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वे अपने पाशविक प्रवृत्तियों से ऊपर उठता है और समाज से अलग रहकर वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह समाज में मिलकर रहे। उन्होंने मेरे सफल प्रोजेक्ट कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मैं इसका सहृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, उसका 10वां पॉइंट जो रहेगा वो देख लीजिए, प्रोजेक्ट के जो परिणाम है वो। तो प्रोजेक्ट का क्या परिणाम है वो देख लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य अवलोकन के आधार पर प्रोजेक्ट फाइल में संपूर्ण एकत्रित जानकारी को संकलित किया गया है। इन संकलित जानकारी के माध्यम से घर के मुखिया, ग्राम व समुदाय प्रमुख तथा शाला प्रमुख को बच्चों की शैक्षणिक स्थिति प्रकट कर ग्राम तथा बच्चों की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की सिद्धांत प्रेरित समुदाय को उचित शिक्षा हेतु जागरूक किया गया। 11वां जो पॉइंट्स है वो देख लीजिए। प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के उपरांत आने वाले परिवर्तन। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाला का नियमित संरक्षण से शिक्षा स्तर में निरंतरता आई है। आशा है कि इस शाला प्रबंधन हेतु समुदाय के नियमित सहयोग से शिक्षा के स्तर में सुधार आएगी। उसके तो 12वां जो पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। इस प्रोजेक्ट से आपने क्या क्या सीखा। तो आप जो इस प्रोजेक्ट को किए उसके बाद क्या सीखा उसके बारे में देखिए। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मुझे बहुत से अनसुलझी समस्याओं का समाधान प्राप्त हुए हैं। बच्चे हो या बड़ी, शिक्षा सबके लिए होती है। मुख्य बात तो बच्चों की शिक्षा पर जाकर थम जाती है। उन्हें संवारने के लिए माता पिता, समाज तथा शिक्षकों का ही हाथ होता है। यदि बच्चे को सही दिशा नहीं दिया जाए तो वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जिससे उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़कर बहुत से उलझनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं को उनके सही हकदार के पास पहुंचने दे और बच्चों को सरकारी स्कूल से ही देश के लिए प्रेरणा का विषय होने हेतु प्राथमिकता से ही सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक शिक्षा से ओतप्रोत होने दें। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो आपको लिखना है वो देख लीजिए। लास्ट में जो लिखना है वो जो आपका मेंटर रहेगा उसका और आपका जो नाम रहेगा उसका लिखना है और नीचे में जो आपका संस्था रहेगा वो। और एक बात आपको याद रखना है, इस प्रकार से आपको फ़ोटोज़ वगैरह लगाने ही ताकि जो आपका प्रोजेक्ट है औरों से अलग नज़र आए। प्रत्येक पेज में कम से कम एक फ़ोटो लगाना है आपको। देखिए जो आप सर्वे वगैरह करोगे वो लिख लेना। ठीक है, ये जो सारा चीज़, ठीक है, ये सारा चीज़ को आपको लिखना है। जैसे ये स्कूल में जो जब जाओगे, ये जब बच्चे पढ़ रहे होंगे बाहर में, इन सारी चीज़ जितना ज़्यादा आप एक एक पेज में डालते जाओगे ना ऐसा फ़ोटोज़ तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपका प्रोजेक्ट और बाकियों से अलग रहेगा और एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेगा आपको।